told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. So our chapter is हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा द बिगिनिंग्स ऑफ रेजिस्टेंस। इन आवर स्टडी ऑफ colonial India we have come across peasant and tribal uprisings that occurred in the 19th century. These were outbursts of anger directed against colonial economic policies and exploitation of peasants and tribal people. तो हमने इससे पहले जो कॉलोनियल पीरियड यानी कि कॉलोनियल इंडिया, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, जब अंग्रेज़ों के अंडर में था, यानी कि अंग्रेज़ों का जो राज था भारत के ऊपर, उस समय को हम कॉलोनियल इंडिया या कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं। उस समय अगर हम उसकी स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि उस समय भारत में कई पीजेंट अपराइजिंग्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी। यानी कि पीजेंट्स शब्द यूज़ किया जाता है किसानों के लिए, कि कई जगहों पर किसानों ने विरोध किया था अंग्रेज़ों का, और कुछ जगहों पर तो ट्राइबल लोग, जो आदिवासी किस्म के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा भी कई बार अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। लेकिन ये सब जो भी हुआ था दैट वाज जस्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि इसका कोई भी आज़ादी से कुछ भी लेना देना नहीं था। सिर्फ किसानों का और ट्राइबल लोगों का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जो थी उनकी, अंग्रेज़ों की, यानी कि हमारी आर्थिक पॉलिसीज़ जो बनाते थे उसके अगेंस्ट में। हमने देखा था कि वो किसानों से टैक्स बहुत लेते थे, भले फसल हो ना हो फिर भी उनको टैक्स लेना ही होता था। तो ऐसे में कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उनकी थी उसके विरोध में इन्होंने ऐसा किया। और दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, यानी कि जो वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे पीजेंट्स का, यानी कि किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, ज़्यादा काम करवाना एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती थी। तो ट्राइबल लोग जो थे वो भी ज़मींदार और जो मनी लेंडर्स थे उनसे काफ़ी खफा थे। तो ये जो क्रांति थी इसका हमारी आज़ादी से कुछ भी लेना देना नहीं था, जस्ट ये तो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ये क्रांति की गई थी, जो भी ये अपराइजिंग्स थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने एक 1857 में एक रेवोल्यूशन किया। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्ट्स दैट हैड ब्रोकन आउट इन द प्री 1857 पीरियड वर लोकलाइज्ड एंड एरेटिक। जितनी भी 1857 के समय उससे पहले जो भी रिवोल्यूशंस हुई थी वो लोकलाइज थी, यानी कि सिर्फ बहुत ही छोटे जगह पर वो सीमित थी, यानी कि उसका बहुत बड़े जगह पर नहीं फैली थी, यानी कि कहें तो हम भारत पूरे में नहीं फैली थी, वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर कस्बे में वो रह जाती थी, यानी कि वो लोकलाइज थी। और दूसरा था वो एरेटिक, यानी कि वो समय समय पर होती रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई पूरे देश के अंदर एक साथ हो रही है, लेकिन कहीं एक पैटर्न से होती थी। एक बार यहाँ हो गई, फिर पता लगा अब दूसरी जगह पर लोग थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं, वहाँ पर हो गई। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को काफ़ी मौका मिल जाता था उनको दबाने का, बिकॉज उनको एक साथ सब जगह फेस नहीं करना पड़ता था ये चैलेंज। हैंस द ब्रिटिश हैड नो ट्रबल इन पुटिंग देम डाउन ऑफन विद द यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स। तो अंग्रेज़ों को जब वो जगह जगह पर क्रांति होती थी, विरोध होता था एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उनको उसको रोकने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वो ब्रूट फोर्स यानी कि फिजिकल फोर्स, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती जोर से वो लोग उनको मार पीट कर बिठा देते थे। However, in 1857, anger and resentment had settled in the minds of various sections for different reasons. लेकिन आने वाले समय में जो लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था, लोग नाखुश थे, उनके मनों के अंदर, उनके दिमाग में ये चीज़ तो भर चुकी थी कि अंग्रेज़ हमारे लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। तो अलग अलग कारणों से लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट कैन नॉट बी ascribed टू एनी वन कॉज, इट वॉज द culmination of various factors that had built up
over the years and had a lasting impact on Indian history. तो ये जो आउटब्रेक, ये जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, ये कोई एक कारण नहीं था जिस कारण से शुरू हुई थी, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं था, लेकिन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि कई सालों से लोगों के मन में घर कर गए थे। तो इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत के लोग जो थे वो अंग्रेज़ों से खफा थे। इसी रोष ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। When do people revolt? लोगों ने रिवॉल्ट कब की? A revolt is one of the many ways in which ordinary people express their unhappiness. रिवॉल्ट जो है वो एक ऐसा साधन है, एक ऐसा वे है जिसके द्वारा ऑर्डिनरी लोग जो रहते हैं, आम आदमी जो है, वो अपनी नाखुशी जाहिर करता है। यानी कि वो खुश नहीं होते हैं जब अथॉरिटीज़ से, सरकारों से, उस समय वो रिवॉल्ट कर विरोध करके अपनी इस दशा को जताते हैं। इट इज़ नॉट एवरी डे दैट रिवॉल्ट्स अकर when people feel that the existing situation has become unbearable, only then do revolts take place. अब बात की जाए रिवॉल्ट की, तो रिवॉल्ट हर रोज़ नहीं होती है, नॉट एवरी डे, हर रोज़ रिवॉल्ट नहीं होती है, लेकिन ये तभी होती है जब सिचुएशन जो है वो अनबेरेबल हो जाती है। यानी कि लोगों के हाथ से, लोगों को सहन शक्ति लोगों की ख़त्म हो जाती है कि भाई अब इससे ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते हैं। जब इन अथॉरिटीज़ का, सरकारों का जो दबाव है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एट्सेट्रा, वो सब इतनी ज़्यादा लोगों को घुटन में डाल देती हैं कि वो इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तब रेवोल्यूशन होती है। गुड लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ मास रिवॉल्ट्स। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी रहती है। सबसे पहले एक रिवोल्यूशन को, एक रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अच्छे लीडर चाहिए होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडियोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पीपल टू द कॉज। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडियोलॉजी यानी कि एक केंद्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा सेंट्रलाइज्ड मतलब डिमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आदमी जो है वो किसी और चीज़ के लिए लड़ रहा है, हम लोग किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी कुछ और सोच के लड़ रहा है। तो सबका जो आइडियोलॉजी है वो सबकी मैच करनी चाहिए, सबके विचार जो हैं वो मैच करने चाहिए। यानी कि एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसके चारों तरफ ये रिवॉल्ट होनी चाहिए। द डिसकंटेंट अमंग द पीपल हैज़ टू बी जेन्युइन एंड डीप रूटेड। अब लोगों के अंदर जो रोष होता है, डिसकंटेंट का मतलब होता है रोष, जो ये रोष है, जो असंतोष होता है लोगों के बीच में, वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मीन्स कि वो फेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी चलो लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो चलो हम भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जिस रीज़न से आप वो रिवॉल्ट में शामिल हो रहे हो। एंड इट शुड बी डीप रूटेड, वो बहुत गहरा होना चाहिए वो रीज़न। ऐसे छोटे से रीज़न के लिए रिवॉल्ट नहीं हो सकती है कभी भी। रिवॉल्ट्स कैन बी क्विक एंड वायलेंट और लॉन्ग ड्रॉन एंड ब्लडलेस। रिवॉल्ट्स कई तरह की हो सकती हैं। रिवॉल्ट जो होती हैं शॉर्ट, क्विक और वायलेंट भी हो सकती हैं, बहुत नुकसान भी इसमें हो सकता है। कई बार ये बहुत लंबी भी चलती हैं और ब्लडलेस, लंबी चलती हैं लेकिन इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है किसी का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग। अपराइजिंग के कुछ कारणों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। पहले जो बात करेंगे हम वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश पॉलिसीज सिंस द मिडल ऑफ द 18th century had gradually ousted many ruling groups from power. We have seen how policies like the subsidiary alliance system and the doctrine of lapse were instrumental in making the English East India Company the paramount power in India. अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में आज जो बात आती है सबसे पहले वो है पॉलिसीज़। तो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, हम जानते हैं जब वो गद्दी पर बैठने से पहले अंग्रेज़ जब भारत आए वो एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जिससे हमारे भारतीय राजाओं को, जो हमारे राजा थे यहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस पे रूल करने वाले, उन राजाओं को इन्होंने कई बार गद्दी से हटाया, उनकी जगह दूसरों को रिप्लेस किया एट्सेट्रा, और धीरे धीरे खुद भारत के मालिक बनकर बैठ गए।
और इनके द्वारा पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी, ये हम जूनियर क्लास में इससे शायद पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। सब्सिडी रिलायंस सिस्टम, जिसके द्वारा अंग्रेज़ हमारे राजाओं के राज्य को हड़पने की कोशिश करते थे। दूसरी जो ऐसी ही पॉलिसी थी, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये पॉलिसी भी जो थी, इन दोनों पॉलिसीज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो था, उनकी जो पावर थी इंडिया में, बढ़ा दी। दिस robbed द पॉलिटिकल लाइट ऑफ देयर स्टेटस एंड लेफ्ट them फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। अब इससे क्या हुआ, भारतीय लोग जो थे, हमारे जो राजा थे, हमारे जो प्रोविंसेस के ऑनर्स थे, बड़े बड़े जो लोग थे हमारे, खासकर राजा, उन लोगों का स्टेटस जो था वो खो गया, मिट्टी में मिल गया, और उनको ह्यूमिलिएटेड फील होने लगा, उनकी बेइज्जती सी महसूस उनको होने लगी। मोस्ट ऑफ द रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी came from Awadh. When Awadh was annexed by the British, it caused deep anguish among these soldiers. अब लोगों को ह्यूमिलिएशन कैसे फील हुआ? बंगाल की जो आर्मी बनाई गई थी, उस आर्मी के अंदर ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो अवध से आए हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अवध को भी एनेक्स कर लिया, यानी कि उसको भी हड़प लिया। इससे जो अवध के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, बहुत ही ज़्यादा रुष्ट थे, उनके अंदर बहुत रोष था। Nana Sahib, the adopted son of Maratha Peshwa Bajirao II, was denied his pension and forced to move to Kanpur from Pune, the family seat. The British declared the ruler of Ramgarh unfit to rule and refused to recognize the Queen Rani Avanti Bai Lodhi as the legitimate ruler. अब अंग्रेज़ों के द्वारा की गए कुछ ऐसे काम भी थे जिन्होंने हमारे रूलर्स को बहुत ज़्यादा खफा किया, जिसमें पहला था नाना साहब जो थे, जिनको पेशवा बाजीराव II जो थे उन्होंने गोद लिया हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया और उन्होंने उनको फोर्सफुली कानपुर से पूना जाने के लिए कह दिया, अपनी फैमिली सीट छोड़कर। अंग्रेज़ों ने रामगढ़ के जो रूलर थे उनको अनफिट घोषित कर दिया कि आप, मध्य प्रदेश में आता है रामगढ़, तो उन्होंने कहा कि ये आप जो हैं अनफिट है रूल करने के लिए। और उन्होंने रानी जो थी वहाँ की, उस रानी को भी उन्होंने, जिनका नाम था रानी अवंतीबाई लोधी, उनको भी रूलर मानने से इनकार कर दिया कि हम आपको राजा की जगह रूलर नहीं मान सकते हैं। These events caused deep resentment among the rulers and the people of these kingdoms. तो ये जो घटनाएं हमने देखी, इन घटनाओं ने वो रूलर्स जो थे, उन रूलर्स के मन में और उन लोगों के मन में, वहाँ के उन लोगों के मन में भी जो उस किंगडम के वासी थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भर दिया। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एडेड फ्यूल टू द फायर। अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर को ट्रीट किया, इससे तो जैसे आग में घी डालने का काम हो गया। Lord Dalhousie ordered him and his family to move out of the Red Fort, which had been the residence of the Mughal Emperor for centuries. जो डलहौजी जो थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके परिवार को रॉयल रेजिडेंस, जो कि रेड फोर्ट है, लाल किला हमारे दिल्ली में, वहाँ पर मुग़ल एम्परर, जो कई सदियों से वो घर था मुग़ल एम्परर्स का, उससे उनको विद फैमिली बाहर आने के लिए कहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की बात थी उनके लिए। इसके साथ साथ लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी's successor, stated that the successors of Bahadur Shah would not be allowed to use the title of emperor. लॉर्ड कैनिंग्स जो थे, जो कि डलहौजी के बाद भारत के अंदर आए थे काम करने के लिए, उन्होंने बहादुर शाह जफर के सक्सेसर्स को एम्परर का टाइटल देने तक से मना कर दिया, यानी कि एक शहनशाह के बेटे को शहनशाह का टाइटल नहीं दिया जाएगा। मुगल पावर हैड श्रंक बाय दिस टाइम, बट द मुगल एम्परर स्टिल commanded respect among the ordinary people. Such insults were seen as acts of disrespect towards Indian royalty. अब ये जो राजा थे बहादुर शाह जफर, मुग़ल एम्परर जो थे, वो अभी भी लोगों के दिलों में बसे हुए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, आम प्रजा जो थी वो उनको बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार देती थी। और जब इनकी इतनी बेइज्जती की गई, इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, तो
तो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो 19वीं सदी की है, जिसमें बहादुर शाह जफर जो थे उनको कैप्चर किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला जो फैक्टर हमारे सामने, हमने जो ये फैक्टर देखे ये थे पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या क्या उथल पुथल हुई जिससे ये जो रिवॉल्ट थी वो स्ट्रॉन्ग हुई। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे। द हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू। अंग्रेज़ों के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज़ जो थी, ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके लोगों से। दिस लेफ्ट द पीजेंट्स मिजरेबल एंड पेनीलेस। अब जब आप किसी भी कीमत पे आप लोगों से टैक्स लेंगे, रेवेन्यू लेंगे ज़मीन के ऊपर, तो ऐसे में जो लोग थे वो और ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब होती गई और दे बिकेम पेनीलेस। उनके पास पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत आता था उसको उन्होंने टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। द न्यू ज़मींदार्स एंड द मनी लैंडर्स वर क्रूअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव। जो नए ज़मींदार जो अंग्रेज़ों के द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, मनी लैंडर्स जो थे वो बहुत ही निर्दयी थे, क्रूअल थे, एंड दे वर एक्सप्लॉयटेटिव ऑल्सो। बहुत ज़्यादा वो शोषण करते थे इन किसानों का। इवन द गवर्नमेंट ऑफर्ड नो रिलीफ टू द पीजेंट्स। जैसे आप देखते हो आज अगर कहीं फसल ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है एट्सेट्रा, तो सरकार जो है वो लोगों को हेल्प करती है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉलिसीज़ के बाद भी, यानी कि किसानों की स्थिति भले ख़राब हो, लेकिन अंग्रेज़ सरकार की तरफ से उनको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। Because of these factors, famines began to occur with increasing regularity, leaving death and devastation behind. अब इसी सब के बीच, यानी कि जो घटनाएं हमने देखी यहाँ पर कि ज़मींदार जो थे वो भी बहुत ही क्रूअल होते थे, तो ऐसे में जल्द ही यहाँ पर फेमाइंस यानी कि अकाल पड़ने लगा, और ये रेगुलरली पड़ने लगा, यानी कि इसकी जो होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कंटिन्यूसली बढ़ने लगी। हर साल अकाल पड़ने लगा, जिससे हज़ारों लाखों लोग भूखे मर जाते थे और पीछे छोड़ देते थे सिर्फ तबाही का मंजर। On the other hand, the wealth extracted from India was fueling Britain's colonial expansion in the other parts of the world. वहीं दूसरी तरफ भारत से जो वेल्थ, जो पैसा अंग्रेज़ लेकर इंग्लैंड भेजते थे, इससे अंग्रेज़ों का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ता गया। यानी कि अंग्रेज़ जो थे वो भारत पर ही सिर्फ रूल नहीं कर रहे थे, अफ्रीका के भी कई पार्ट्स पे उनका रूल था। तो ऐसे में बाकी जगहों पर इनको स्ट्रॉन्ग रूल बनाने में मदद मिलती गई। किससे? भारत से लिए गए पैसे से। By 1857, Britain was exporting large quantities of gold, silver and other precious goods from India to England. 1857 तक की बात की जाए तो अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटेन जो था, भारत से बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और दूसरे कुछ प्रेशियस गुड्स, बहुत ही कीमती चीज़ें भी भारत से इंग्लैंड लेकर जाता था। दिस वेल्थ वॉज ऑल्सो यूज टू फिनांस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम जानते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड के अंदर, तो यही जो पैसा हमारा वहाँ जाता था, इसने अंग्रेज़ों के यहाँ होने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी भारतीय पैसे ने ही सपोर्ट किया था। We have read about the collapse of Indian handicrafts on account of the one-way free trade policy and high import duties levied on Indian imports. अब अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिसमें उन्होंने भारतीय जो सामान था, जो बिकता था विदेशी मार्केट में, उसके ऊपर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और अगर कोई चीज़ बाहर से इंडिया में मंगवाई जाती थी तो उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। यानी कि वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी और दूसरा था हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो इससे क्या हुआ, भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया जो सामान था, जो विदेशी मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखा हुआ था जिसने पहले, अब वो मार्केट धीरे धीरे हमारी टूटने लगी, क्योंकि हमारा सामान जब बाहर जाता था तो उसके ऊपर बहुत टैक्स वो लोग लेते थे। तो ऐसे में हमारे सामान की कीमत बढ़ जाती थी, जिससे विदेशों में उस सामान को ख़रीदना मुश्किल
हो जाता था, उसकी बिक्री पे काफ़ी असर पड़ता था। और अंग्रेज़ जो चीज़ें भारत में बेचते थे उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी टैक्स लगा दिया। जो चीज़ें अगर हम कुछ मंगवाना चाहते हैं बाहर से अपनी मर्जी से, भारतीय लोग, उस पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, जिससे मंगवाई जाने वाली चीज़ों का दाम भी बढ़ गया। इसलिए लोगों ने इसको मंगवाना भी कम कर दिया। तो सारी जो अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में रह गई। द कोलैप्स ऑफ इंडिजिनियस क्राफ्ट्स लेफ्ट इन मिलियंस अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग। अब इन सब के कारण ही, इन्हीं अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के कारण ही हमारे जो देसी कारीगर जो थे, जो क्राफ्ट्स वर्क करने वाले जो लोग थे, मिलियंस की संख्या में लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और भूखे मरने लगे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज जो थी बहुत ही खतरनाक थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया। सोशल फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। अनलाइक earlier invaders, the British never tried to become a part of Indian society. They remained perpetual foreigners, setting themselves apart from the locals. Indians were not permitted in the higher ranks of the administration and the army. Apart from this, racial discrimination, people felt threatened by the social reforms introduced by the British. British policies like the abolition of sati, introduction of western education and support for widow remarriage were looked upon with deep suspicion by the orthodox section of Indian society. अब ऐसे कुछ सामाजिक कारणों के बारे में जानेंगे जिससे इस क्रांति को और ज़्यादा बल मिला। अब इससे पहले जो भी इन्वेडर्स, यानी कि जो भी भारत के ऊपर रूल करने के लिए लोग आए, विदेशी लोग आए जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया है, उन्होंने अपने आप को इंडियनाइज कर लिया था। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुग़ल लोग आए, बहुत सारे दूसरे जगहों से लोगों ने आके भारत पे कई समय रूल किया, लेकिन वो इंडियनाइज हो गए थे। उन्होंने अपने आप को इंडिया के रंग में ढाल लिया था, वो यहीं के होके रह गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडियन सोसाइटी का पार्ट बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो एक फॉरेनर थे और फॉरेनर बनकर ही उन्होंने हमारे लोगों के साथ समय बिताया। इवन ऊंचे पदों के ऊपर भारतीय लोगों की भर्ती नहीं की जाती थी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, IAS IPS की सर्विसेज वगैरह जैसे, तो ऐसी ऊंचे पदों के ऊपर भारतीय लोगों को जगह नहीं दी जाती थी। ना ही आर्मी के अंदर भी भारतीय लोगों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। बस छोटे लेवल के जो पुलिस वाले रहते हैं या छोटे लेवल के जो सिपाही रहते हैं वहीं तक उनको सीमित रखा जाता था। इसके साथ साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भारतीय लोगों से अंग्रेज़ डिस्क्रिमिनेशन करते थे रंग के आधार पे भी, रंग भेद। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे और हम लोगों को बहुत ही इन्फीरियर समझते थे। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिनको हम सोशल रिफॉर्म्स कह सकते हैं, सामाजिक बदलाव भी अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए, जिसमें आता है सती प्रथा को रोक देना। ऑल्दो ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन उस समय के जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे, ऑर्थोडॉक्स वर्ग यानी कि जो पुरानी सोच वाले जो लोग थे, उन लोगों को ये सब चीज़ें हमारे कल्चर से खिलवाड़ जैसा उनको लगा, इसलिए वो लोग उनकी फेवर में नहीं थे। अभी कौन कौन सी पॉलिसीज़ उन्होंने लागू की थी, जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती प्रथा पर रोक लगाई उन्होंने। फिर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, यानी कि अंग्रेज़ी को भारत में इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ उन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया कि विधवा होने के बाद औरतों की, हमारे यहाँ पर औरतें शादी नहीं कर पाती थी दोबारा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको परमिशन दी। ऑल्दो ये सब चीज़ें आज देखा जाए तो हमारे नज़रिए से सही हैं, लेकिन उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के लोग थे उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये भी एक कारण था अंग्रेज़ों के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का। रिलीजियस फैक्टर्स की बात करेंगे। Many Indians came to believe that the British intended to convert them to Christianity. बहुत सारे इंडियंस जो थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीय लोगों को जोर ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी क्रिश्चियंस बना देंगे। This was in part due to the enthusiastic missionary activities of the British. ये जो क्रिश्चियनिटी का मुद्दा है ये इसलिए सामने आया क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत में बहुत सारे मिशनरी एक्टिविटीज़ ऐसी चलाई गई थी जिसमें क्रिश्चियंस जो थे क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जा रहा था। तो इसलिए भारतीय लोगों को ये लगा कि ज़्यादातर ये लोगों को कन्वर्ट कर देंगे। So there was a fear that the various social reforms started in this period were meant to rob the locals of their religion. तो अंग्रेज़ों ने उस समय जो भी सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि अंग्रेज़ कोई भी ऐसी पॉलिसी अगर बनाते थे जो भारतीय लोगों के फेवर में होती थी, तो लोग उसको इस नज़र से देखते थे कि शायद ये हम लोगों को अपना धर्म बदलने के एवज में दी जाएगी।
तो एक लालच के तौर पे इसको देखा जाने लगा कि अगर ये सुविधा हमको मिल रही है तो अंग्रेज़ हमें हमारा धर्म बदलने को कहेंगे। Western education deprived the Muslim Maulvis and Hindu Pandits of their traditional role. अब वेस्टर्न एजुकेशन जो अंग्रेज़ी शिक्षा आई, इससे मुस्लिम मौलवीज जो रहते हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, या फिर हिंदू पंडित जो हमारे प्रीस्ट रहते हैं, इन लोगों का जो रोल था वो धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगा। For the first time, taxes were imposed on lands where mosques and temples stood, adding to the general apprehension of the people. अंग्रेज़ों के इसी काल में, अंग्रेज़ों के इसी समय में पहली बार ऐसा हुआ। इवन हमने देखा है कि अकबर बादशाह जो थे वो भी जब भारत पर रूल कर रहे थे उस समय उन्होंने भी कई जगहों पर जजिया बोला जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है यात्राओं के ऊपर, धार्मिक यात्राओं पे, अकबर ने भी उसको फ्री कर दिया था। भले वो एक मुग़ल शासक थे फिर भी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहली बार हिस्ट्री में ऐसा किया कि मस्जिद और मंदिर जिस ज़मीन पर खड़े हैं वहाँ पर भी टैक्स लगा दिया। तो इसने तो लोगों को बिल्कुल ही निराश कर दिया। आगे हम देखेंगे मिलिट्री फैक्टर्स के बारे में, जो कि उस समय का मेन फैक्टर देखा गया है। द English East India Company maintained a well-trained army consisting of Indian sepoys. अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी उसमें ज़्यादातर भारतीय सिपाही थे। While the presidencies of Madras and Bombay had their own armies, मद्रास और बॉम्बे जो हैं उनकी खुद की आर्मी थी। बंगाल आर्मी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम द रीजन्स ऑफ गंजेटिक वैली। बंगाल आर्मी जो थी गंगा वैली से लोगों को लेकर बनाई गई थी। In 1816, a law was passed which required the sepoys to travel abroad if required. 1816 में एक अंग्रेज़ों ने लॉ पास किया जिसके मुताबिक सिपाही जो थे, भारतीय सिपाही, इनको विदेशों में भी भेजा जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इनको दूसरे देशों में, दूसरे पार्ट्स में भी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। दिस न्यूज़ वॉज रिसीव्ड विद डिसमे बिकॉज इस न्यूज़ को बड़े ही दुखी हृदय से लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे हमारी सोसाइटी के। क्योंकि हिंदू सोल्जर्स, क्या था इसमें खराबी वो देखते हैं हम अभी। बिकॉज द हिंदू सोल्जर्स वर अफ्रेड दैट दे वुड लूज देयर कास्ट इफ दे ट्रेवल्ड अब्रॉड। उस समय भारतीय समाज के अंदर एक ये चीज़ प्रचलित थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार चला जाता है तो उसको उसके जो सोसाइटी है उससे बाहर निकाल दिया जाता था। तो ऐसे में जिन लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जाता था विदेशों में लड़ने के लिए, सिपाहियों को, उनको इस बात का डर सताने लगा कि उनकी कास्ट यानी कि उनका समाज उनको छोड़ देगा, वापस आने पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। द सिपॉयज वर ऑफन इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी हमारी कुछ मूवीज़ में देख चुके हैं, अभी आप सब देख चुके होंगे। केसरी मूवी में देखा गया था कैसे जो अंग्रेज़ अफसर जो थे वो कैसे भारतीय सिपाहियों को ट्रीट करते थे। इसके अलावा भी कई मूवीज़ आ चुकी हैं। तो सिपाही जो थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी बेइज्जती भी करते थे सबके सामने। व्हेन पंजाब एंड अवध वर एनेक्स्ड द सिपॉयज लॉस्ट देयर एक्स्ट्रा पे कॉल्ड भत्ता फॉर सर्विस इन दीज एरियाज। जब पंजाब और अवध के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया तो उस समय जो हमारे सिपाही थे उनको एक एक्स्ट्रा कुछ पैसा दिया जाता था जिसको भत्ता कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने उसको भी कैंसिल कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियंस कुड नेवर एस्पायर टू हायर पोजीशन इन द आर्मी। इसके साथ साथ भारतीय लोगों को हायर पोजीशन तो दी ही नहीं जाती थी आर्मी के अंदर। सिपॉयज वर ऑल्सो डीपली अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग पॉवर्टी ऑफ द पीजेंट्री एज मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द पीजेंट फैमिलीज। सिपाही जो थे उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। गरीबी, किनकी गरीबी? पीजेंट्री यानी कि जो किसान थे उनकी गरीबी का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ रहा था। यानी कि किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी दिन ब दिन, क्योंकि टैक्स बहुत दिया जाता था एक्सेट्रा इस तरीके से। तो ऐसे में उनकी स्थिति खराब हो रही थी। इससे सिपाही दुखी इसलिए थे क्योंकि जितने भी सिपाही थे वो सब पीजेंट फैमिली से ही बिलोंग करते थे, किसान परिवारों से ही वो बिलोंग करते थे। All these factors created unhappiness and uncertainty among the sepoys, making them question their loyalty to the British. इन सब फैक्टर्स ने सिपाहियों के अंदर भी एक नाखुशी यानी कि एक हताशा, एक निराशा पैदा कर दी, और उनका जो अंग्रेज़ सरकार के प्रति लॉयल्टी थी यानी कि उनका जो ईमानदारी थी, जिस ईमानदारी से वो अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ। आगे हम देखेंगे इमीडिएट कोज के बारे में।
ज़्यादातर हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं एक इशू जो आया था उस समय एनफील्ड राइफल का, उसको एक इमीडिएट रीज़न माना जाता है एनफील्ड राइफल का। The discontent against the British had grown so much that this was enough to spark of the uprising. अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो इतना कुछ तो हो चुका था कि एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था पूरा भारत का जो युवा थे खासकर वो लोग, क्योंकि सब लोग अंग्रेज़ों की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसी बीच एनफील्ड राइफल को जब इंट्रोड्यूस किया गया आर्मी के अंदर तो कहा जाता है कि इसने उस बारूद को चिंगारी देने का काम किया, और ये चिंगारी इतने बड़े बारूद पर बैठे लोगों के लिए काफ़ी थी। इन 1856 सिपोइज वर इश्यूड ए न्यू गन, सिपाहियों को एक नई गन दी गई जिसका नाम था द एनफील्ड राइफल। अब इस राइफल को लोड करने के लिए, यानी कि इसमें जब कार्ट्रिज डाली जाती है तो इसको लोड करने के लिए कार्ट्रिज को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से थोड़ा सा छील कर फिर उसमें डाला जाता था, और इसके ऊपर ग्रीस कोटेड पेपर होता था, यानी कि ग्रीस से लथपथ एक पेपर लगाया जाता था ताकि इस कार्ट्रिज को वाटरप्रूफ बनाया जा सके, यानी कि पानी इसके अंदर ना जाए, तो इसके लिए ग्रीस का यूज़ किया जाता था ऊपर। और ऐसा माना जाता था कि ये जो ग्रीस जो थी, इट कंटेन टैलो एंड फैट ऑफ एनिमल्स विच वर टैबू फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि इस पेपर के अंदर जो इस कार्ट्रिज के अंदर जो ग्रीस का यूज़ किया गया है ये एनिमल फैट से बनाया गया, यानी कि जानवरों की चर्बी से बनाया गया है, और ये जानवर जो थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छे नहीं थे। जैसे कि कहा जाता है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो जो हमारे सूअर रहते हैं उनसे बहुत नफ़रत करते हैं, सूअर उनके धर्म के अनुसार हराम माना जाता है, इसलिए हमारे मुस्लिम भाई जो थे उनको भी जब इसको मुंह से छीलना पड़ा तो उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। वैसे ही हिंदू भाई जो है हमारे, वो भी कार्ट्रिजेस को मुंह से छीलते थे तो कहा जाता था इसमें गाय की चर्बी मिलाई गई है, तो गाय तो हमारे समाज में पूजनीय है, गाय की तो हम पूजा करते हैं, गाय पूजनीय है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तो ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों के लिए देखा जाए दोनों का ही धर्म भ्रष्ट कर रही थी ये राइफल, तो दोनों ही जो थे वो बहुत ही गुस्से में थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसमिस द एंटायर स्टोरी एज बेसलेस, द स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अमंग द सिपोइज। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया, इस बात से ना की कि इसके अंदर ऐसा कुछ है, इस बात को पूरे तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया कि इसमें कुछ नहीं है ऐसा चर्बी वर्बी, लेकिन फिर भी ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि एक सोल्जर थे 34th बंगाल इन्फेंट्री में, उन्होंने एनफील्ड कार्ट्रिज को खोलने से मना कर दिया, और उन्होंने अपने बड़े अधिकारी जो सुपीरियर अफसर थे उनके ऊपर गोली चला दी। फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। दिस इंसिडेंट शोड दैट द सिपोइज वर इवन प्रिपेयर्ड टू फेस डेथ टू सेफगार्ड देयर रिलीजन। तो ये जो घटना थी मंगल पांडे वाली, इस घटना ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि सिपाही जो हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए मौत का सामना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।